अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर खत्ताब। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में पेश न होने पर कामरान कियानी, खालिद हुसैन और नदीम ज़िया के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन ने आशियाना इकबाल रेफरेंस की समाअत की। इस मौके पर फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, शाहिद शफीक और दीगर मुल्ज़िमान अदालत में पेश हुए। नैब के वकील ने अदालत को बताया कि नदीम ज़िया के बारे में रिपोर्ट पेश करने के बाद से वो फरार हैं और उनके घर को ताला लगा हुआ है। इसके बाद नैब की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में पेश न होने पर कामरान कियानी, खालिद हुसैन और नदीम ज़िया के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। इसके अलावा कमरा अदालत में मौजूद दीगर 8 मुल्ज़िमान को रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई, जबकि शहबाज शरीफ की जानिब से उनके वकील अमजद परवेज़ के जूनियर चौधरी मोहम्मद नवाज़ ने रेफरेंस की कॉपियाँ जो हैं वो हासिल कर ली। एहतसाब अदालत ने समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी। याद रहे कि आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल में शहबाज शरीफ से कबल फवाद हसन फवाद, साबिक DG LDA आहद चीमा, बिलाल कदवाई, इम्तियाज़ हैदर, शाहिद शफीक, इसरार सईद और आरिफ भट्ट को नैब ने इसी केस में गिरफ्तार किया था, जबकि 2 मुल्ज़िमान इसरार सईद और आरिफ भट्ट जमानत पर रिहा हैं। शहबाज शरीफ को नैब ने जनवरी 2016 में पहली मरतबा तलब किया था। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने चौधरी लतीफ़ एंड कंपनी का ठेका मनसूख करने के लिए दबाव का इस्तेमाल किया और लाहौर कासा कंपनी को, जो पैरागोन की प्रॉक्सी कंपनी थी, मज़कूरा ठेका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ के इस गैर कानूनी इक़दाम से सरकारी ख़जाने को 19 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शहबाज शरीफ पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने PLDC पर दबाव डालकर आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम का तामीराती ठेका LDA को दिलवाया, लेकिन LDA मनसूबा मुकम्मल करने में नाकाम रहा और इससे 71 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने PLDC पर दबाव डालकर कंसल्टेंसी का ठेका MS इंजीनियर कंसल्टेंसी सर्विस को 19 करोड़ 20 लाख में ठेका दिया, जबकि नेस्पाक ने इसका तखमीना 3 करोड़ रुपए लगाया था। पेशावर में बात करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया गया है। एहतसाब का जो सिलसिला शुरू किया गया है मौजूदा हुकूमत की तरफ से, तो उसका रुख जो है वो पेशावर की तरफ भी किया गया है। पेशावर नैब खैबर पख्तूनख्वा ने साबिक वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अरबाब आलमगीर और उनकी अहलिया आसमा आलमगीर के खिलाफ रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर कर दिया है। नैब रेफरेंस के मुताबिक आसमा आलमगीर और अरबाब आलमगीर ने 2008 से 2013 के दौरान आमदन से ज़ायद असासे बनाए और दोनों ने इस्लामाबाद में जायदादें खरीदी। रेफरेंस में नैब ने इल्ज़ाम लगाया कि आसमा आलमगीर और अरबाब आलमगीर पर 33 करोड़ 21 लाख 91,588 रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं। ख्याल रहे कि दोनों मुल्ज़िमान मियाँ बीवी हैं जो इस मौके पर एहतसाब अदालत में मौजूद हैं। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है इकबाल शाहिद साहब ने, तज्ज़ियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल है, आप सुनाइए। सब राजी हैं, खैरियत से? ठीक। एहतसाब का सिलसिला मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो मुहिम चलाई गई है, वो आज KPK में नैब ने जो है पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ भी एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया है अरबाब आलमगीर और उनकी अहलिया के बारे में उनके खिलाफ। तो आप क्या समझते हैं ये जो एहतसाब का सिलसिला चल रहा है, इस पे अपोजिशन को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, वो कहते हैं कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं मौजूदा हुकूमत की तरफ से? मुख्तार साहब बहुत शुक्रिया, आपका ये सवाल बड़ा वैलिड है। मैं समझता हूँ आप आज के दिन के लिए ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जो अरबाब फैमिली है ये बहुत बड़ी फैमिली है KPK की, आज की बात नहीं है। ये कुलसूम सैफुल्लाह फैमिली के साथ इनके रिलेटिव्स हैं और ये शुगर मिल रहे हैं और वहाँ स्टील मिल रहे हैं। ज़्यादा इंडस्ट्रियल लोग हैं, ये आमने सियासी के अलावा ये इंडस्ट्रियल लोग भी हैं। बाकी बात यह है कि वो पावर कॉरिडोर में भी रहते हैं, तो सियासी तौर पर जब कोई आदमी सरकारी ऑफिस होल्ड करता है तो वो जवाबदेह भी है, सीधी सी बात है। तो वो अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है या लिया है या मेजरमेंट किया है या उसकी वजह से पाकिस्तान को कोई माली नुकसान हुआ तो वो शुड बी आंसरेबल। बात सिर्फ यह है कि जब हम ये कहते हैं कि ये हुकूमत कर रही है तो इंतकामी कर, तो बड़ी सच्ची बात हुई है कि इस तरह होता है कि सर सारी कौम अनपढ़ है, यानी हालांकि पढ़ी लिखी है, ये लोग मिसगाइड करते हैं। देखो जब नैब के चेयरमैन को तो आपने देखा कि साहब का हुकूमत मियां नवाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की पीपल पार्टी के अपोजिशन लीडर ने उनको मुंतखब किया। ऑनरेबल जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके। ठीक है, वजह ये है कि उन्होंने देखना है, उन्होंने अपने अदारा, आईनी अदारा है, वो किसी के मतहत नहीं है, वो वजीर आजम के मतहत भी नहीं है, वो वजीर आला के मतहत भी नहीं है।
ठीक है। अब बात सिर्फ यह है कि जब हम ये कहते हैं कि जी वो नैब और वो मिले हुए हैं, तो मैं समझ तौहीन है। जब पहली बात तो यह कि किसी के ऊपर जब एलिगेशन आता है तो उसको सहूलत तो दी जाती है, उसको फौरन तो फायर वो नहीं करते, ना किसी किस्म का को रेफरेंस से पहले ही वो ऐसे में सजा सुना देते हैं, वो तो कोर्ट से सुनानी है। मतलब उनको मौका दिया जाता है कि वो अपनी सफाई में जो भी पेश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। डेफिनेटली। वजह यह वो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो सिर्फ यह है कि उसके लॉज ज़्यादा थोड़े मुख्तलिफ हैं। बाकी जो पाकिस्तान के इदारे जैसे एंटी करप्शन है, FIA है, या और मसलन जो किसी तरह प्रोसीडर होती है पाकिस्तान में कि भी बारे सबूत जो है वो देना पड़ता है जिसने इल्जाम लगाया हो। ये दूसरी तरफ है, इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि उन्होंने बारे सबूत डाला होता है जिसके एसेट्स हो, वो कहते हैं आपने ये कहाँ से बनाए हैं, दूसरे में ऐसा नहीं है। अच्छा, आज बात करने वाली एहतसाब के हवाले से शौकत बसरा साहब ने आज जो है वो बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज एहतसाब ख़त्म कर दो और ये जो दोनों जमातें हैं अपोजिशन की, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये PTI के नारे लगाएंगे। ये बात दुरुस्त है, सियासी बयान है। बसरा आपके सामने पीपल पार्टी का बहुत बड़ा एक वोकल किस्म का वो आदमी रहा है, तो इस पिछले इलेक्शन में उसे टिकट नहीं मिली फॉर सम रीजन। तो जाहिर है फिर पाकिस्तान की सियासत में तो कोई ऐसी एथिक्स तो है नहीं किसी जगह जाना है, सिर्फ यह हसूल इक़्तिदार है। जब ये भाई हम ये कहते हैं कि सियासत की डेफिनेशन क्या है, वो ये है कि कौम की खिदमत करनी है, अवाम की खिदमत करनी है, लेकिन यहाँ तो बिजनेस है, बकायदा ट्रेड है। क्योंकि आम आदमी आहिस्ता आहिस्ता भुट्टो साहब के जमाने के बाद टिल टुडे आप देखेंगे आम आदमी से दूर चला गया। अब चलिए ट्रेड है, इन्वेस्ट करें और उसे 10 गुना या 20 गुना या 100 गुना ज्यादा कमाएं। इसीलिए ये लोग कहते हैं कि जब हमें लोग मुंतखब करते हैं तो हमें 5 साल के लिए पूछा ना जाए। नैब का जो था सदर मुशर्रफ ने, मैं समझता हूँ मेरे अपना अगर जाती व्यू लिया जाए तो अगर अदारे मजबूत होते तो इसकी जरूरत नहीं थी। पूरी दुनिया में आपने देखा है कि सियासत की जाती है, उसके पीछे एक अखलाकी कुव्वत होती है, सच्चाई में बड़ी पावर होती है। अमेरिका जैसे प्रेसिडेंट के आखिर सदर ओबामा को जब इंटरव्यू किया गया तो उसने कहा कि अमेरिका का सदर होना बहुत बड़ा एजाज है और इतने बड़ी पावर जो है कई दफा दिल करता है कि आदमी तीसरी दफा भी होना चाहिए, लेकिन फिर जो है अमेरिका जो है फिर इस तरह तरक्की कभी ना करता अगर हर बंदे में ये ख्वाहिश पैदा हो जाए। तो के बाद कई आप देखें 5-6 सदर हैं, अक्सर किसी कैफे बार में आपको नजर आएंगे। पाकिस्तान में ये है कि टिल डेथ ये कहते हैं कि हमने सियासत के साथ रहना, फिर ये भी है क्लेम करते हैं कि हम जो मर्जी करें, हमें सिर्फ इलेक्शन के दिन में पूछा जाए, हालांकि ऐसा नहीं है। कानून वाज़ेह है। अच्छा, कानून में खिताब से वाज़ेह ये है कि एक मिनट, वो एक वाज़ेह इस तरह है कि आपने क्राइम है ना, वो अगर सदर भी मर्डर करेगा तो उसको सजा मिलनी है, या समझ लो, और आम बंदा भी करेगा। उसने पार्टी का काम नहीं किया तो वो वहां पूछेंगे। जी प्लीज आप सवाल कर रहे थे। वहाँ पे तो मोस्टली ये होता है, अक्सर खबरें सुनने में आती हैं फॉरेन जो कंट्रीज़ में, तो अगर उन पर कोई इल्ज़ामात साबित होते हैं तो फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं। तो सर ये बड़ा एक वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान एक बड़ा मसला चल रहा है। ये हुकूमत गिराना, उनकी तरफ से दावा किया गया कि हम हुकूमत गिरा देंगे पीपल्स पार्टी की, और पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल ने कहा कि अगर जरदारी साहब हमें इजाज़त दें तो हम 7 दिनों के अंदर गिरा देंगे। ये काफ़ी तनाव चलता आ रहा था, और क्योंकि मुराद अली शाह पे भी उंगलियां उठाई गई, मनी लॉन्ड्रिंग और ECL में नाम उनका जो डाला गया, तो इस पर अब मसला ये है कि अब तरक्याती जो फंड्स हैं उन पर काफ़ी बहस छिड़ गई है। PTI ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि हम जो है मुराद अली शाह साहब के हाथों या ओमनी ग्रुप के हाथों जो है वो फ़ंड्स नहीं देंगे तरक्याती कामों के लिए। एक कमेटी के ज़रिए, जिसको इमरान इस्माइल साहब जो है वो उसकी ज़ेर सदारत वो कमेटी होगी, उसके ज़रिए फ़ंड्स जो है वो उनको जो है वो लगाया जाएगा। मुख्तार साहब ये कहते हैं कि देखता जा शर्माता जा। अभी आपने बिल्कुल दुरुस्त अभी बात की थी, आपने कहा था कि भाई अखलाकी तौर पर कई लोग उन पर एलिगेशन हो तो रिजाइन कर देते हैं, मिसालें तो मौजूद हैं। आपने देखा कि अपना कैमरून ने नहीं रिजाइन किया, पनामा में नाम आया, दुनिया में कई लोगों ने रिजाइन किया। और ये एक चीज गिनी जाती है कि जो सियासी फिगर्स होती हैं वो रोल मॉडल होते हैं दुनिया में। कई लोगों पर सिर्फ इल्जाम ही लग जाए तो वो रिजाइन करते हैं, लेकिन उनका अपना जाती उससे मुफाद वाबस्ता नहीं होता। अब आपका सवाल जो है कि सिंध के मतलब अभी आपने बात की है, तो सिंध के मतलब मैं ये समझता हूँ कि PTI को ये इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। ECL में नाम का जाना 172 आदमियों का, वो भी बहुत बड़ी, जिस तरीके पीपल पार्टी ने उसके पर रिएक्शन किया है उसकी जरूरत नहीं थी। ECL में नाम डालने से ये कोई आदमी मुजरिम नहीं बन जाता। कोई प्रकाश मरीज है, पाकिस्तान की सियासत में आपने अभी देखा कि अगर वो नहीं डालते तो इसहाक डार भाग गया यहाँ से, और सब वजीर साहब का वजीर आजम के जहाज में बैठ के भागा। और फिर यह है कि आपके सामने जो लोग
हसन नवाज शरीफ साहब, हुसैन नवाज शरीफ साहब, इस तरह और उनके जो अजीज़ो कारब थे वो चले गए। किसी ने कोई अगर ACL में नाम होते तो यहाँ इन प्रोसीड होते। लेकिन सर वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने भी जो ECL में नाम डाले गए हैं उस पर मुराद अली शाह का बाकायदा उन्होंने पूछा है कि उनका अपने नाम क्यों डाला है, और उन्होंने बरमी का इजहार किया है, और उसके बाद भी PTI वालों ने उस पर नज़रसानी करके नाम नहीं निकाला। नहीं, उन्होंने ये कहा है, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि जाहिर है चीफ मिनिस्टर है तो कहीं भागा तो नहीं जा रहा था। चीफ जस्टिस की अपनी ऑब्जर्वेशन है वो जाहिर, लेकिन ये भी दूसरी राय भी एक तरफ आ रही है कि लोग चले भी गए और जाना भी चाहते थे, और एक दो शख्सियात तो आपने देखा कि एयरपोर्ट से भी वापस की गई और ये खदशा था कि चले जाते, लेकिन भारत उनका हुक्म सारा को पर। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये उन्होंने कमेटी के सपुर्द किया है। उन्होंने कहा कि आप देखें ये कमेटी है उसको स्क्रूटनी करेगी, हो सकता है वज़ीर आला का नाम निकाल, मेरा ख्याल निकाल देना चाहिए था, इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हुकूमतों को आप टैकल करना शुरू कर देगा आवाम के मसाइल वहीं रह जाएंगे। अब इसी तरह उन्होंने कहा कि हम फेडरल गवर्नमेंट में हम है वो घात लगा के बैठे में, कभी नाम बलूचिस्तान से आके एक शख्सियत का आ जाता है, आपने देखा कि अख्तर मेंगल साहब का आता है कि भी शायद उनको वज़ीर बना दें। ये वो डर्टी पॉलिटिक्स है जो देहातों में होती है कि एक तरफ के 19 आदमी है, दूसरी तरफ के 20 आदमी है, और एक आदमी अगर स्पेशल सीट के ऊपर मसलन किसी माइनॉरिटी का है या किसी ऐसा क्रिमिनल भी है या किसी ऐसे बंदे को जो जिसके पास 2 वोट भी नहीं होते तो एक आपस में लड़ जाएंगे, उसको बना देंगे। लेकिन ये सियासत नहीं है, मैं समझता हूं मेजॉरिटी अथॉरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। फैसल वाडा साहब का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने काफ़ी जो है वो बयानात भी दिए हैं। जो मोहम्मद डैम का जो मनसूबा है उस पर जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं शहजाद अकबर साहब, उनकी कोई कंपनी को जो ठेका दिया गया है उस पर काफ़ी बहस को दिया गया। अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने तमाम अपनी, मैं समझता हूँ कि अपनी तमाम जो अदारे हैं उनसे रिजाइन करके इस तरफ आए। पहली बात तो यह कि सारा कॉन्ट्रैक्ट उनको नहीं दिया गया। 30% ये कंसोर्शियम है, उसमें 70% चाइना है, और फिर यह कि वो बकायदा बिड हुई है, उसमें जो जिस पार्टी को ये कॉन्ट्रैक्ट उस वायदो-ज़वाबत के मुताबिक जो पूरी उतरी है उसको दिया गया। उसमें अब्दुर्रज़ाक दाऊद का नाम उड़ा दें, एक कंपनी है, अगर आप चाहते हैं तो उतने अमाउंट में आप ठेका ले लें। अगर ओपन बिडिंग हो रही थी तो बिडिंग में हर आदमी जो उस क्वालिफिकेशन में पूरा उतरता था। मौक़िफ़ है ना कि उन्होंने रिजाइन कर दिया था, उसके बाद उनको ठेका मिला, उन्होंने बोली जीती, लेकिन इधर से शोर मचाया जा रहा है कि जी हमारे साथ एहतसाब की बातें हो रही और इस तरह हो रहा है, तो ये क्यों ठेका दे दिया गया उसकी कंपनी को? ये उमर साहब बेहयाई है कि हम किसी अच्छी को भी अच्छा कभी नहीं कहते। एक अच्छा काज है कि वो डैम बनना चाहिए। हमने इसी तरह तो आपने इस तरह में नान इश्यूज को छेड़ के आज तक पानी की बूंद बूंद को हम तरस रहे हैं। तो ये अगर कल वो नैब मौजूद है, अदारे मौजूद हैं, अगर वो किसी जगह से कोई वायलेशन होती है तो प्रोसीड हो जाएगा। आप ये उनको बताना चाहिए कि क्या ये जो बिडिंग हुई है इसमें कौन सी वायलेशन हुई है, सिर्फ उसका साहब उसके साथ तल्लक होना वजह बना है, जैसे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट से बड़े बड़े लेते रहे हैं, या उनकी क्वालिफिकेशन है या नहीं है, फिर प्री क्वालिफिकेशन में भी आए हैं। चाइना उसका मेजर पोर्शन उसके पास है, 70-30 का रेशो है। मसला ये कि सिर्फ हमने ये कहना है कि अगर अच्छे काम कभी ना कभी अच्छा कह देना चाहिए, दोनों तरफ से है। ये हम नहीं कहते कि पीटीआई भी अच्छा काम करती तो उसको खुशाइंद करार देना चाहिए, उसको सराहना चाहिए। नेशनल तो सोच ऐसी ही होनी चाहिए, मैं समझना कि अगर अच्छा को काम करते हैं, बल्कि नेशनल इशू पर तो दुनिया जहान में अगर कोई ऐसा मुल्क को, मुल्क की सॉवरेंटी को, मुल्क को नीड है, कोई इकानमी का मसला है, किसी जगह तल्लुकात बेहतर बनाने हैं, तो वो जरूरी है कि वो एक पेज पर हो अपोजिशन और हुकूमत। बाकी जो लोकल हमारे मैटर्स हैं वो चलते रहते हैं, तो स्टेट है तो सब कुछ है, स्टेट से कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इकबाल शाहिद साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन और हुकूमत को मिलकर चलना चाहिए, एहतसाब जिसका भी हो रहा हो उसको एहतसाब के कटहरे में खड़ा करना चाहिए और उनको जवाबदेह होना चाहिए, इस तरह शोर नहीं मचाना चाहिए। हम बात कर रहे थे अरबाब आलमगीर के हवाले से, जो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया है पेशावर में नैब की जानिब से। अदालत के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए अरबाब आलमगीर और उनकी अहलिया आसमा आलमगीर का ये कहना था कि उनके एहसास कानूनी है और उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये दावा किया कि अदालत से खुद रजू किया था कि केस जो है वो जल्द निपटाया जाए और दोनों रहनुमाओं ने अदालतों से इंसाफ की तवक्को का भी इज़हार किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान का ये दौरा मयार है। इस मौके पर एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आपकी बैरून मुल्क जायदाद है, जिस पर बरहमी का इजहार करते हुए अरबाब आलमगीर ने यह कहा कि जाएँ ढूंढ लें मेरी जायदाद, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्या ये लोग मेरी हैसियत नहीं जानते हैं?
उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान के वज़रा पर खुर्द-बुर्द के इल्ज़ामात हैं। इमरान खान की हमशीरा को 2 करोड़ रुपए वसूल करके छोड़ दिया गया। मलिक रियाज की बात कर लेते हैं। मलिक रियाज साहब आज फिर अदालत में पेश हुए। इस मुल्क से लिया गया कुछ वापस भी कर दें, चीफ जस्टिस साहब ने ये बयान दिया है, हुक्म किया है, जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में बैरियर टाउन की जानिब से अकाउंट्स बहाल करने की मुतफरिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। चीफ जस्टिस मीर साकिब निसार की सरबराही में बेंच ने बैरियर टाउन की जानिब से अकाउंट्स बहाल करने की मुतफरका दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की। इस दौरान वकील एतजाज़ हसन बैरियर टाउन की जानिब से पेश हुए। समाअत के दौरान एतजाज़ हसन ने यह कहा कि अदालत ने मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT को हिदायत दी थी कि तमाम जाली अकाउंट्स की ज़ेरे निगरानी करे, लेकिन बैरियर टाउन के तमाम अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अदालत ने बैरियर टाउन के तमाम जारीशुदा चेक्स वापस हो रहे हैं और बैरियर टाउन तनख्वाहें देने से कासिर है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप दरख्वास्त पर नंबर लगवा कर जमा कराएं। इस दौरान एतजाज़ हसन ने मुंजमद अकाउंट्स बहाल करने की इस्तदा कर दी तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मलिक रियाज को कहें कि जो कुछ उस मुल्क से लिया गया है इसमें से कुछ वापस भी कर दें। अदालती हुक्म का जायज़ा लेकर ही फैसला करेंगे। निगरानी का मतलब अकाउंट्स मुंजमद करना नहीं होता। इसके बाद अदालत ने बैरियर टाउन की दरख्वास्त को जुमा 4 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया। ये बात याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट में जाली अकाउंट्स के ज़ेर समाअत है, जबकि इस केस की तहकीकात के लिए बनाई गई JIT ने अपनी रिपोर्ट में 172 अफराद के नाम जाहिर किए थे। इन अफराद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाद तालपुर और चेयरमैन बैरियर टाउन मलिक रियाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत अहम शख्सियात शामिल थीं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद 28 दिसंबर को वफाकी कबीना ने इन तमाम 172 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिए थे। ताहम इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया था और हुकूमत को इन नामों पर नज़रसानी का हुक्म दिया था। नवाज शरीफ की अगर बात करें तो नवाज शरीफ से मरियम नवाज साहिबा ने आज मुलाकात की है कोट लखपत जेल में, और उन्होंने ट्वीट्स भी दिए और नवाज शरीफ के शेर उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ने अपने वालिद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात के बाद कहा कि वो खैरियत से हैं और उनके हौसले बहुत बुलंद हैं। ख्याल रहा कि मरियम नवाज ने दीगर लीगी रहनुमाओं के हमरा लजीजिया रेफरेंस में सजा पाने वाले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात की। मुलाकात के बाद समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर उन्होंने अपने एक पैगाम में मरियम नवाज ने बताया कि उनके वालिद खैरियत से हैं और जो कारकुनान हैं उनका नवाज शरीफ की सेहत याबी के लिए दुआएं करने पर मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मरियम नवाज का कहना था कि लीगी कारकुनान और उनके हमदर्दों की दुआओं से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो खैरियत से हैं। अपने एक और पैगाम में मरियम नवाज का ये कहना था कि वो न सिर्फ लीगी कारकुनान की दुआएँ और नेक ख्वाहिशात को साबिक वज़ीर आज़म तक पहुँचाती हैं, बल्कि उन्हें यह भी बताती हैं कि उनके शेर लीगी कारकुनान किस तरह उनके साथ खड़े हैं। वालिदा का बेटे को डटे रहने का पैगाम भी। और मुलाकात के दौरान अहले खाना में नवाज शरीफ की वालिदा और भतीजे हमजा शहबाज भी मौजूद थे। वालिदा ने अपने बेटे को अपने हाथों से खाना भी खिलाया और उनका माथा भी चूमा, प्यार किया। नवाज शरीफ की वालिदा ने अपने बेटे को हौसला देते हुए कहा कि अगर वो अपने मौके पर डटे हैं तो डटे रहें और इससे पीछे ना हटें। मुलाकात के दौरान हमजा शहबाज और मरियम नवाज ने साबिक वज़ीर की सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। कारकुनान पार्टी का असासा हैं, ऐसा नवाज शरीफ ने बयान दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि लीगी कारकुनान पार्टी का असल असासा हैं और इसके लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑरेंज लाइन मेट्रो मंसूबा जो है मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA को तमीराती कंपनियों को बर वक्त अदायगियों की हिदायत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे से मुताल्लिक केस की समाअत हुई, जहां LDA और तामीराती कंपनी के वकला पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मंसूबे से कई लोग मुतासर हुए हैं। कीचड़ और गंदे पानी से शहर में बीमारियां फैल रही हैं। मुकर्रर वक्त पर काम मुकम्मल ना हुआ तो कंपनियों पर जुर्माना आयद करेंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि मंसूबे को अदालत खुद सुपरवाइज कर रही है। अवामी सहूलत के पेश नज़र टाइम फ्रेम मांगा था, नाकिस काम हुआ तो सजा भी अदालत ही देगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, वो है मुफाद आमा। लोगों ने ऑरेंज ट्रेन के लिए बहुत मुश्किलात झेली हैं। लोग अपने घरों तक गाड़ियाँ नहीं लेकर जा सकते हैं। उन्होंने मजीद रिमार्क्स दिए कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ऑरेंज लाइन मंसूबा मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल हो।
मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन लाहौर में सीवरेज के पानी का बहुत बड़ा मसला था और सारा गंदा पानी रावी में जा रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पिछली सूबाई हुकूमत ने मसला हल करने का वादा किया, इस हुकूमत को भी हमने याद दिलाया और रिलायंस मनसूबा मुकम्मल होने तक निगरानी करेंगे। निजी कंपनी के वकील नईम बुखारी ने अदालत को बताया कि LDA मनसूबे को मुकम्मल नहीं करना चाहता, हमें 1 अरब की अदायगियाँ नहीं की जा रही। ठेकेदार के वकील शाहिद हामिद ने अदालत को बताया कि LDA ने 60 करोड़ मेरे 40 करोड़ दूसरे ठेकेदार को अदा किए जाने हैं। वकील LDA ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदायगी के लिए कंपनियों के काम की पैमाइश होनी ज़रूरी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि कंपनियों को पैसा मिलेगा तो काम होगा। बिलों की अदायगी तामीराती कंपनियों के लिए शाहरग की हैसियत रखती है। इसके बाद अदालत ने तामीराती कंपनियों को 1 अरब रुपए की अदायगियों की जो चेक हैं वो आइंदा समात पर पेश करने का हुक्म भी दिया, जबकि कंपनियां LDA को 1 अरब की बैंक गारंटी फराहम करने की भी पाबंद होंगी। चीफ जस्टिस ने कंपनियों को खबरदार किया कि मुकर्ररा वक्त तक काम मुकम्मल ना हुआ तो जुर्माना भी होगा, जिसके बाद केस की समात पीर तक मुलतवी कर दी गई। गुज़श्ता माह सुप्रीम कोर्ट ने और लाइन मेट्रो ट्रेन मनसूबे की तकमील और कंपनियों की अदायगी से मुताल्लिक केस में एक अदालती सालिस मुकर्रर करने का फैसला भी किया था। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को इजाज़त दीजिए और आप रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।